सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो है मगध साम्राज्य का उदय। इतिहास में मगध साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साम्राज्य माना जाता है। चूँकि उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों का पतन होने लगा और बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में चर्चा आई है कि पूरे भारत में जितने भी महाजनपद थे वो 16 महाजनपद में बंध गया। और अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध जनपद था, जिसने अपने सामरिक शक्ति पर किस तरह से अन्य साम्राज्य पर अन्य जितने भी महाजनपद थे सब पर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लिया और एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दिया। आखिर इसके क्या कारण थे और मगध का सबसे पहले चर्चा कहाँ आई है और मगध का सबसे पहला ऐतिहासिक राजा कौन कौन थे, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना गया वह था मगध। और मगध के उत्थान के क्या कारण थे? मगध के उत्थान के कई कारण थे। सबसे पहला मगध के उत्थान का कारण था वह था मगध का भौगोलिक स्थिति। मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसको प्रारंभ में राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बना था। राजगृह एक ऐसी राजधानी थी जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था और पहाड़ इस तरह से घेरे हुए थे कि किसी बाहरी दुश्मन को उस पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल का काम था। कोई बाहरी आक्रमणकारी उसे जीत नहीं सकते थे। अतः मगध के राजा हमेशा अपने राज्य से निश्चिंत रहता था कि हमारे राज्य पर किसी का आक्रमण नहीं हो पाएगा और ना मेरे राज्य को कोई जीत पाएगा। और इसके चलते मगध के राजा आश्वस्त थे, मेरा राज्य हमेशा स्वतंत्र रहेंगे और इस निर्भीकता का कारण वह दूसरे राज्य पर आसानी से विजय प्राप्त, यानी वो अपना सारा ध्यान केंद्रित रखते थे दूसरे राज्य को जीतने के लिए। लेकिन वो हमेशा दूसरे राज्य के जीतने में ही अपने जन धन या सेना सामरिक शक्ति का प्रयोग करते थे। इसलिए करते थे कि उनकी राजधानी हमेशा सुरक्षित रहती थी। जो दूसरी राजधानी थी उसकी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन और साथ साथ पुनपुन नदी भी, यानी चारों ओर से देखा जाए तो पाटलिपुत्र भी नदियों के सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षित था। यानी मगध का सबसे भौगोलिक स्थिति ही मगध के उत्थान का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि दोनों राजधानियां एक पहाड़ों से चारों ओर घिरा होने के कारण सुरक्षित था। तो दूसरा पाटलिपुत्र नदी के संगम पर होने के कारण तीन ओर से गंगा, गंडक, सोन, तो चौथी ओर से पुनपुन जैसी नदियां उसे सुरक्षा प्रदान करती थी। इसलिए वहाँ के राजा निश्चिंत होकर के अपनी राजधानी से निश्चिंत होकर करके दूसरे अन्य जनपद पर आसानी से चढ़ाई करते थे और विजय भी प्राप्त कर लेते थे। तो सबसे बड़ा कारण था भौगोलिक स्थिति। दूसरा था आर्थिक संपन्नता। मगध एक ऐसा राज्य था जो समतल भूमि थी, साथ साथ यहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होते थे, जिसके कारण यहाँ खेती-बाड़ी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाते थे, पैदावार अच्छी होती थी। जब पैदावार अच्छी होती थी तो संपन्नता बनी थी, जनता में भी संपन्नता बनी होती थी, जिसके कारण जनता अशेष उत्पादन का आपस में व्यापार भी क्या करते थे। जब आपस में व्यापार होने लगे तो नगर का विकास हुआ, जैसे पाटलिपुत्र जैसा नगर का विकास होने लगा। और नगर का जब विकास हुआ तो वाणिज्य व्यापार बढ़ने लगे, धीरे धीरे सिक्के की ढलाई होने लगे। हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का था तो वह था आहत सिक्का, जो मगध साम्राज्य के द्वारा ही चलाया गया था। और जब सिक्का का आविष्कार हो गया, धीरे धीरे सिक्के का प्रचलन हो गया, विनिमय का साधन बन गया,
तब अधिशेष उत्पादन होने के कारण राजा को नियमित कर मिलने लगा। जब राजा को कर मिलने लगा तो राजा के पास अधिशेष धन की प्राप्ति हो गई। उस धन के द्वारा उसने एक बहुत बड़े सुसज्जित सेना का गठन कर लिया और उस सेना का प्रयोग वो दूसरे राज्य को जीतने में करने लगा। तो मगध के उत्थान में दूसरा कारण था वह धन संपन्नता, और धन संपन्नता के कारण ही राजा को नियमित कर मिलने लगा और नियमित कर के अधिशेष इतने जमा हो गए कि एक सुदृढ़ सेना को गठन करना आसान हो गया और उस सेना के बल पर दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना, जीतना भी आसान हो गया। तीसरा कारण था सैनिक संगठन। सैनिक संगठन की चर्चा में हम लोग दो पहलू पर बात करेंगे, एक लोहा का खोज और लोहा का प्रयोग और दूसरा हाथी सेना। इससे पहले जो भी राजा होते थे वो घोड़ा का महत्व देते थे, घोड़ा का प्रयोग करते थे, लेकिन मगध के राजा अपना सबसे महत्वपूर्ण अगर सेना बनाई थी तो वह हाथी सेना। और हाथी की गुण क्या थी, वह दलदल में भी चल सकता था और दलदल के साथ साथ बहुत मात्रा पर मैं अपनी सेना को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती थी। उस समय राजा किला में रहते थे तो अवैध किला को तोड़ना भी आसान, हाथी को लगा दिया जाता था किला को ढाने के लिए, हजारों हाथी मिलकर के किला को तोड़ देती थी। तो इसलिए मगध के उत्थान में हाथी सेना का भी बहुत महत्व था, क्योंकि हाथी उस समय हाथी सेना का प्रयोग सबसे ज़्यादा मगध के राजा, यानी मगध में आसानी से मगध के जंगल में हाथी भी मिल जाते थे। आप लोग सब जानते हैं कि इतिहास में कलिंग युद्ध का एक अशोक जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसका एक कारण यह भी था कि कलिंग में हाथी का बहुत महत्व था, हाथी बहुत ज़्यादा। तो हमारे मगध के जंगल में भी हाथी की कमी नहीं थी और उस हाथी सेना के बल पर मगध के राजा आसानी से किसी अवैध किला को भेद करना आसान बन गया और अवैध किला को भी तोड़ डालता था। दूसरा लोहा, मगध के जंगलों में लोहा की प्राप्ति हो गई। उस समय मगध के राजा को जितनी आसानी से लोहा प्राप्त, मात्र उस समय का एक राजा अवंती था जिसके पास में भी लोहा प्राप्त हो गया था, लेकिन नियमित रूप से लोहे का हथियार का प्रयोग मगध के राजा करने लगे। लोहा सख्त धातु होती है, मनचाहे मनपसंद हथियार बनने लगा और लोहे के हथियार और हाथी सेना के बल पर मगध के राजा ने अन्य राजवंश पर आसानी से विजय हासिल करके मगध का विस्तार धीरे धीरे करता चला गया और एक समय आया जब मगध एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में भारत की धरती पर उभर आया। चौथा कारण था शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति। शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब यह होता है कि मगध को वेद में मगध को ब्रात कहा गया है। धर्म ग्रंथ में ब्रात माने होता है पतित, यानी मगध को अनार्य संस्कृति का केंद्र माना गया। चूँकि गंगा के उस पार आर्य संस्कृति का फैलाव नहीं हुआ और आर्य संस्कृति नहीं जाने के कारण मगध के राजा पर किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव नहीं था। मगध के राजा स्वतंत्र होकर के निर्णय लेते थे और स्वतंत्र निर्णय के कारण वह आर्य संस्कृति पर प्रहार भी करने लगे और जिसका परिणाम था कि मगध के राजा की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक से एक राजा बिंबिसार से लेकर के बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो या वृद्धरथ हो, ये सभी राजा सशक्त होकर के अन्य राजाओं को हराता चला गया और दृढ़ इच्छा शक्ति मगध के उत्थान का सबसे बड़ा कारण बना। ये चार कारण मगध के उत्थान के थे। अब हम लोग ये बात करें कि मगध में सबसे पहले कौन सा ऐतिहासिक राजवंश आया, सबसे पहले मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। अगर महाभारत पर विश्वास किया जाए और बौद्ध धर्म ग्रंथ पर तो अलग अलग राजवंश की चर्चा की गई है। ऐसे मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की घटना मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई थी। महाभारत में कथा, ये महाभारत और पुराण में जो उत्तर वैदिक घटना है और महाभारत में मगध के आरंभिक इतिहास, मगध का
महाभारत और कुरान पर विश्वास किया जाए तो मगध का पहला इतिहास यहाँ राजा माना गया है, यानी मगध में सबसे पहला राजवंश माना गया है बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश के संस्थापक राजा बृहद्रथ को ही माना गया है। और बृहद्रथ के जो पिता थे वसुचैत उपरिचर, सबसे पहले बृहद्रथ वंश के संस्थापक राजा बृहद्रथ को माना गया है, और बृहद्रथ के पिता वसुचैत उपरिचर, उन्हीं को राजा वसु भी कहा जाता है, उसी ने, और राजा वसु ने ही सबसे पहले जो सबसे प्राचीन, यानी महाभारत के अनुसार बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमती या गिरिब्रज थी। वसुमती या गिरिब्रज थी। गिरिब्रज की स्थापना राजा वसु ने ही किया था, और इस वंश के बृहद्रथ वंश के सबसे पराक्रमी राजा माना गया है तो जरासंध को माना गया है। सबसे पराक्रमी राजा जरासंध को माना गया है, और यही राजा जरासंध हैं जिनको श्री कृष्ण जी ने एक युद्ध में भीम के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। आज भी राजगिरी में जरासंध का अखाड़ा प्रतीक चिन्ह के रूप में बना हुआ है, और उसकी हत्या करवा दी गई। और बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय था, जिसको एक मंत्री, उस मंत्री का नाम था पुलिक। मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवा दिया गया। अगर हम बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ की पर विश्वास करें, यानी महाभारत के अनुसार प्रथम राजवंश माना जाता है बृहद्रथ वंश, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश हरण्यक वंश या उसी को सुसुनाग वंश कहा गया है। और सुसुनाग वंश के शासक 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब सुसुनाग वंश, और क्यों इसको हरण्यक वंश, तो दरअसल पुराण के अनुसार इसे सुसुनाग वंश कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ या जैन धर्म ग्रंथ इसे हरण्यक वंश माना जाता है। और अगर सही मामले में देखा जाए तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है, क्योंकि बिंबिसार ने ही सबसे पहले सामरिक दृष्टिकोण से मगध को सुदृढ़ किया। सबसे पहले सामरिक दृष्टिकोण से सुसज्जित एक सैनिक संगठन गठित करने वाला पहला शासक बिंबिसार ही था, और बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार के पिता का नाम था बोधिस उसके पिता का नाम था। जैन धर्म ग्रंथ में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार प्राचीन भारत में सबसे पहला शासक अगर कोई था तो वह था बिंबिसार, जिसने अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। बिंबिसार बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, और कूटनीति के बल पर विशाल मगध साम्राज्य का स्थापना किया था, और उसी कूटनीति का परिणाम था कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, और उसने 3 विवाह किया। सबसे पहला विवाह वो कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, जिसका नाम था कौशल देवी। प्रथम विवाह कौशल देवी से किया, जो वह कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी, और इस विवाह से उसे काशी का नगर दहेज में मिला, जिससे 1 लाख रुपये प्रति साल उसे आमदनी हुआ करता था। दूसरी पत्नी थी चलना, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। वैशाली के राजा चेटक की बहन थी, और उनसे विवाह करने जब किया था तो उन्हें बहुत ही सैनिक दृष्टिकोण से मदद मिला, और उससे इसी विवाह से चलना के विवाह से ही राजा अजातशत्रु यानी अजातशत्रु की माता का नाम चलना ही था। और तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी खेमा से हुआ था। दरअसल मध्य देश जो अभी का पूर्वी पंजाब है, पूर्वी पंजाब में ये पड़ता था, पूर्वी पंजाब को कहा जाता था मध्य देश, और मध्य देश की राजकुमारी थी खेमा। इससे विवाह करने से पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र था
उस पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा करने में इस राजवंश से बहुत सहयोग मिला और इसी तीनों राजवंश के द्वारा वैवाहिक संबंध बनाने के कारण मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया। आगे हम लोग कुछ और बात करेंगे। मगध में सबसे पहले मगध का पहला राजा बिंबिसार था जिसने कुशल प्रशासन पर ध्यान दिया था और कुशल प्रशासन में ध्यान रखते हुए प्रशासन चलाने के लिए उसने साम्राज्य में कई अधिकारियों का नियुक्ति किया था, जिनमें सबसे पहला अधिकारी था महामात्र। महामात्र का काम होता था सामान्य प्रशासन को देखरेख करना, यानी सामान्य प्रशासन के अधिकारी को कहा जाता था सर्व महामात्र। दूसरा थे व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था जो न्याय विभाग के अधिकारी होते थे, यानी न्यायाधीश। न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र। और तीसरे महत्वपूर्ण अधिकारी थे सेना नायक। सेना नायक का काम था, यानी सेना के प्रधान अधिकारी सेना नायक कहते थे। सेना का प्रबंधन करना, उसकी देखरेख करना, नियुक्ति करना और साथ साथ सारे सामग्रियां उपलब्ध कराना, इसी अधिकारी का युद्ध में भी यह सेना का संचालन करता था। वैसे अधिकारी को कहा जाता था सेना नायक। कुछ और परीक्षा उपयोगी बात जाने हम लोग बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार एक उदार प्रकृति का राजा था, यानी सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देता था। वह ब्राह्मण को भी दान देता था और जैन धर्म या बौद्ध धर्म को भी संरक्षण देता था, जिसका परिणाम था कि राजा बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को दान दक्षिणा अपार दिया था, जिसके चलते उसके अपने जीवन में सारे खर्चों का निर्वहन हो सके। दूसरी बात जाने, जिस समय राजा बना था बिंबिसार, उस समय महात्मा बुद्ध उनके समकालीन। जब आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन शासक था मगध का, तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे और साथ साथ संरक्षक भी थे। और अवंती के जो राजा थे प्रदोत, अवंती के राजा प्रदोत, उनसे काफ़ी उसकी मित्रता थी। और एक बार राजा प्रदोत बीमार पड़ गया था। उस बीमारी को ठीक कराने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और जीवक के कुशल इलाज के चलते वो ठीक हुए थे। मगध के राजा बिंबिसार सबसे पहले अगर किसी अन्य 16 महाजनपद में से किसी अन्य जनपद पर आक्रमण किया था तो वो था अंग। बिंबिसार सबसे पहले अंग, जिसको आज आप मुंगेर भागलपुर करते हैं, अंग की राजधानी थी चंपा जो भागलपुर, और अंग मीन्स आज का मुंगेर। और अंग सबसे पहले अंग पर आक्रमण किया था और अंग के राजा उस समय थे ब्रह्मदत्त। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को हरा करके मगध साम्राज्य में मिला लिया और उस समय अंग का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। राजा बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी आयु 15 वर्ष थी और सब मगध के राज पर सबसे ज़्यादा दिनों तक राज करने वाला भी बिंबिसार ही था, जिसने 52 वर्षों तक राज किया। लेकिन अंतिम दिनों में उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही हत्या कर दिया और इस तरह से राजा बिंबिसार के शासन का अंत हो गया। ये मेरा पहला वीडियो था। अगले वीडियो में मगध के अन्य राजाओं के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग दूसरे विषय के साथ दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे।